हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग यूपी का फिजिकल डिवीज़न देखेंगे और इस लेक्चर को काफ़ी अच्छे से समझिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इसी समझ के अनुसार ही काफ़ी क्वेश्चन आप बिना जाने ही सही करने की क्षमता रख पाएंगे। तो इस लेक्चर को अच्छे से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले यूपी इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाएगा कि यूपी किसका पार्ट है। ऑप्शन रहेगा गोंडवाना लैंड। पूरे यूपी को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। सबसे ऊपर वाला एरिया होता है, यहाँ देखिए ये हमारा यूपी है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। 1 सेकेंड, कलर कुछ और ले लेता हूँ। अब दिखेगा, ये देखिए ये वाला जो एरिया है इसे हम लोग भाबर कहते हैं। उसके नीचे वाला जो एरिया है, जस्ट भाबर के नीचे वाला, 1 सेकेंड, मैं कोई कलर कैसे लूँ, कलर कोई अच्छा नहीं मिल पा रहा है। 1 सेकेंड, मैं वाइट कलर ले लेता हूँ। ये देखिए ये जो सबसे ऊपर वाला था ये भाबर है। इसके नीचे वाला एरिया को हम लोग तराई कहते हैं। और जो मिडिल वाला पार्ट है ये गंगा यमुना का दोआब, बहुत फर्टाइल लैंड होता है। और ये नीचे वाला एरिया ये बुंदेलखंड होता है और ये एरिया बघेलखंड होता है। यही बात इसमें लिखा हुआ है। जो सबसे ऊपर एरिया होता है नॉर्दर्न हिली रीजन कहते हैं। इसी एरिया को, जो ऊपर वाला एरिया होता है, इसी को हम लोग फुट हिल्स ऑफ हिमालय कहते हैं। और इसी एरिया में हमारा भाबर और तराई होता है। और जो बीच वाला एरिया है वो गैंगेटिक प्लेन है। ये बहुत फर्टाइल होता है क्योंकि गंगा यमुना का दोआब होता है, गंगा का पानी होता है, तो बहुत फर्टाइल रेंज होता है। सबसे नीचे जो पार्ट होता है जहाँ हमारा बांदा, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर ये सब है, इन सब को हम लोग बुंदेलखंड प्लेट्यू कहते हैं। इसी को हम लोग विंध्य रेंजेस भी कहते हैं, जो हमने अभी मैप में देखा। अब हमें एक एक करके हमें पढ़ना होता है। तो सबसे ऊपर भाबर एरिया आता है। इस एरिया को, जो सबसे ऊपर वाला दिख रहा है आपको, ये जो सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर। तो सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक का जो एरिया होता है, इसी एरिया को भाबर कहते हैं। यहाँ जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं ये सब खो जाती हैं। कैसे खो जाती हैं? बहुत बड़े बड़े पत्थर के बीच में अंदर नदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मतलब नदियाँ होती हैं लेकिन वो दिखती नहीं हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ पत्थर यही सब मिलते हैं, तो आप हल जोत सकते नहीं है मिट्टी में। इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर होना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, लेकिन उसको एग्रीकल्चर नहीं कहेंगे। आप थोड़ा बहुत धनिया पत्ता उगा ले रहे हैं, उसे एग्रीकल्चर नहीं कहा जाएगा। इसीलिए इस एरिया में एग्रीकल्चर नहीं होता है। ये शिवालिक के साउथ में होता है। यहाँ पर शिवालिक है तो इसके साउथ में हमारा भाबर होगा। और भाबर के साउथ में क्या होगा? तराई होगा। देखिए सेकंड क्या है? तराई। साउथ ऑफ भाबर है। शिवालिक के नीचे भाबर है और भाबर के नीचे तराई है। तराई क्षेत्र का फ़ायदा क्या होता है? यहाँ रिवर अपीयर हो जाती हैं। जो भी कंकड़ पत्थर के बीच में जो नदियाँ खो गई थी, अब यहाँ दिखने लगती हैं। और बहुत ही मार्सी, मतलब बहुत ही आप मटमैला किस्म का मिट्टी, पानी और मिट्टी का मिक्सचर इतना ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर मॉस्किटो बहुत होते हैं। यहाँ मलेरिया की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए यहाँ वैक्सीनेशन बहुत अच्छे स्तर पे चलाया जाता है। तो मार्सी हम लोग के लिए तो बेकार है। दलदली क्षेत्र हम लोग के लिए तो बहुत ख़राब है, इंसानों के लिए हम लोग नहीं रह सकते हैं। लेकिन मार्सी इलाका जो डैम्प एरिया होता है, वहाँ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आप देखे हैं यहीं पर लखीमपुर खीरी में हमारा दुधवा नेशनल पार्क था। इसी एरिया में आपको बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहीं पे आपका दुधवा टाइगर रिजर्व था। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट इतना ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी है, पानी और मिट्टी का मिक्सचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये इलाका पूरा मार्सी और डैम्प बन जाता है। तो ऊपर वाले को हमने देख लिया और उसके जस्ट नीचे वाले को देख लिया।
अब ये बीच वाले को देखते हैं। बीच वाले को हम लोग गंगा यमुना प्लेन कहते हैं। क्यों है? क्योंकि यहीं पे गंगा है और गंगा ऐसे जाती है और प्रयागराज में यहाँ पे यमुना मिल जाती है। तो इसीलिए इस लैंड को बहुत ज़्यादा फर्टाइल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा है, यमुना की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी मिलती हैं, गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी मिलती हैं और उसके कारण बहुत ही अच्छा मिट्टी आसपास के इलाका में जमा हो जाता है और उसी मिट्टी में अच्छा खासा एग्रीकल्चर होता है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि लैंड बिटवीन टू रिवर्स गंगा एंड यमुना, इसी को दोआब कहते हैं और बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया होता है ये। इसका फॉर्मेशन क्यों होता है? फॉर्मेशन ड्यू टू गंगा यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सेडिमेंट्स। और इसी मिट्टी को हम लोग कोप कछारी या जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ को हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो अब हम लोग एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि एलुवियल सॉइल क्या है। तो देखिए, जो हमारा एलुवियल सॉइल है इसी को हिंदी में हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसमें पोटास, लाइम और फॉस्फोरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा यहाँ पर एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। आगे जाके एलुवियल सॉइल भी दो भाग में बट गया है। एक को हम लोग न्यू सॉइल कहते हैं, एक को ओल्ड सॉइल कहते हैं। न्यू सॉइल नई मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं और पुरानी मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं। इसको याद कैसे करना है? जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसे भंगार में हम लोग नहीं बेच देते हैं, तो भंगार से ही बांगर हो जाएगा। और नई वाली आपको याद रखना होगा, एक खादर होती है, एक बंगार होती है। तो बंगार तो हो गया, भांगर से पुरानी वाली हो गई, तो दूसरी जो बची खादर वो नई हो जाएगी। पहले पुरानी वाली को पढ़ लेते हैं। ये जो आपको ये एरिया दिख रहा है उत्तर प्रदेश का बीच वाला एरिया, तो कुछ एरिया ऊपर में है और कुछ एरिया नीचे में है। हाइट वाइज बात कर रहा हूँ मैं। तो जो ऊंचे क्षेत्र होता है वहाँ बाढ़ नहीं आती है। आप घर के 2 तल्ले पे खड़े होंगे तो वहाँ बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे रहेंगे तो वहाँ बाढ़ आ जाएगी। यही कह रहा है कि जो ऊंचा इलाका है वहाँ बाढ़ नहीं आती है, इसलिए वहाँ नई मिट्टी नहीं आ पाती है। वहाँ पुरानी मिट्टी हमेशा से पड़ी रह रही है। तो पुरानी मिट्टी में ना पोटास होगा, ना लाइम होगा, ना फॉस्फोरिक होगा, ना नाइट्रोजन होगा, तो यहाँ उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ चूने की ग्रंथियाँ मिलती हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि चूने की ग्रंथियाँ कहाँ मिलती हैं, ओल्ड सॉइल में या न्यू सॉइल में, खादर में या भांगर में। तो चूने की ग्रंथियाँ हमारा भांगर में हो जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। अब बात करते हैं नई मिट्टी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है कि हर साल बाढ़ आता है और बाढ़ आता है इसलिए नई मिट्टी जमा होती जाती है और पुरानी वाली मिट्टी में हमने एग्रीकल्चर कर लिया। बाढ़ आई, नई मिट्टी आई, अब फिर से उसमें आप कुछ उगाइएगा, उसमें अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स फिर से मिल जाते हैं, तो वहाँ एग्रीकल्चर अच्छा खासा होता है। इसे हम लोग खादर कहते हैं। न्यू सॉइल को हम लोग खादर कहते हैं। यहाँ एक दिक्कत क्या होता है इस वाले एरिया में, यहाँ जो जो नदियाँ हैं, ये खादर क्षेत्र का कटाव यानी इरोजन होता है। नदियाँ काट काट के मिट्टी को अपने साथ ले भी जाती हैं, इसके कारण बीहड़ों का निर्माण होता है। बीहड़ को रिवाइंस कहते हैं। और ये जो रिवाइंस है, चंबल एरिया आप जानते होंगे, जहाँ चंबल के डाकू बहुत फेमस हैं। तो चंबल के डाकू इन्हीं रिवाइंस में छुप के रहा करते थे, तो पुलिस और प्रशासन उन्हें ढूंढ नहीं पाते थे। इसीलिए इसे चंबल का बीहड़ इलाका भी कहते हैं। यहाँ डाकुओं का बहुत ज़्यादा आतंक होता था। ये एरिया मैक्सिमम यमुना क्षेत्र में देखने को मिलती है, क्योंकि चंबल यमुना की ही ट्रिब्यूटरी रिवर है। साथ में एक और क्वेश्चन क्या आता है कि जो चंबल रिवर है, ये जो सॉइल का इरोजन करती है, जिससे रिवाइंस बनता है हमारा, ये कहाँ पर ज़्यादा करती हैं? तो इटावा डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो चंबल रिवर है। यही बात यहाँ पे लिखा है कि चंबल रिवर कॉजेस सेवियर गली इरोजन इन इटावा डिस्ट्रिक्ट। ये जो बीहड़ों का निर्माण है, इसी को इंग्लिश में हम लोग गली इरोजन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि गली इरोजन के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है? तो इटावा डिस्ट्रिक्ट हमारा फेमस है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस रिवर के द्वारा होता है, तो चंबल रिवर के द्वारा होता है। और जो मिट्टी का बहुत ज़्यादा कटाव होता है, इसीलिए इस एरिया में न्यू सॉइल से तो एग्रीकल्चर होता है, बट जहाँ भी चंबल गली इरोजन करती है वहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता है। इसीलिए ड्यू टू दिस क्रिएटेड डीप रेवाइंस एंड बैडलैंड्स, बंजर भूमि का निर्माण करती है। इस एरिया में एग्रीकल्चर नहीं होता है। वैसे तो
खादर एरिया में एग्रीकल्चर बहुत होता है, बट इटावा के आसपास एरिया में उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं देखने को मिलता है। तो ये हमारा हो गया, बीच वाला एरिया भी हो गया, ऊपर वाला भी हमने देख लिया, भाबर था, देन तराई था, फिर गंगा यमुना का प्लेन हो गया। अब बात करते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये दोनों क्या है। तो देखिए, जो ललितपुर, जालौन, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इन सब एरिया को बुंदेलखंड कहते हैं। और हमारा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली, इन 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के बघेलखंड कहते हैं। इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है कि जो दक्षिण का पठार क्षेत्र होता है उसे साउथर्न प्लेट्यू रीजन ऑफ यूपी कहते हैं। साउथ में है, प्लेट्यू है, बहुत ऊंचे ऊंचे जगह पे बना हुआ है। ऐसे ही ये सब आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा सा बहुत ही बीहड़ इलाका होता है, ज़्यादा एग्रीकल्चर इधर पे देखने को मिलता नहीं है। एरिया की बात करें कि जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है वो टोटल 45,200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पूरा ही यूपी ही गोंडवाना लैंड का पार्ट है, इसलिए ये भी पार्ट हमारा गोंडवाना लैंड का ही पार्ट होगा। जो दक्षिण का पठारी पात्र है इसको पूरे को मिला के बुंदेलखंड प्लेट्यू भी कहते हैं। तो पूछ लेगा साउथर्न प्लेट्यू और किस नाम से जानते हैं, तो बुंदेलखंड प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। क्यों है इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत हिली और रॉकी टेरेंस होते हैं, बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा होता नहीं है। साउथ के यूपी में और नॉर्थ के एमपी में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ बांदा, चित्रकूट ऐसा जगह पर है। ये बना कैसे है, फॉर्मेशन की बात करें तो एक ग्रेनाइट और जेनेसिस रॉक्स से मिलके बना है। तो यही क्वेश्चन आता है कि किस रॉक से हमारा यूपी का साउथर्न प्लेट्यू बना है, तो ग्रेनाइट और जेनेसिस रॉक से बना है। जेनेसिस में जी साइलेंट होता है, इसीलिए इसको नेसिस कहते हैं। बुंदेलखंड में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, ललितपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। ये हमारा हो गया बुंदेलखंड का पार्ट। अब बात करते हैं बघेलखंड की। तो बघेलखंड में बघेलखंड को ही हम लोग विंध्य प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंध्य प्लेट्यू को और किस नाम से जानते हैं, या फिर क्वेश्चन आएगा बघेलखंड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। तो विंध्य प्लेट्यू या फिर बघेलखंड प्लेट्यू दोनों सेम है। बघेलखंड में अभी मैंने पीछे बताया कि टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज। यहाँ हम लोग फिर से देख लेते हैं, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली। तो ये वाला जो एरिया है इसको बघेलखंड कहते हैं, और ये जो टोटल एरिया आपको दिख रहा है इसे बुंदेलखंड कहते हैं। एक पहाड़ी की बात करते हैं, सोनकर पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी। आप कभी कभी सुनते होंगे कि सोनभद्र में सोना का अस्तित्व मिला है, सोना पाया गया है। तो इसी सोनकर पहाड़ी में ही वो पाया जाता है, ऐसी ऐसी खबरें आती है, इसी वजह से इसका नाम सोनकर पहाड़ी है। तो सोनकर और कैमूर पहाड़ी, ये जो विंध्य प्लेट्यू है इसी का विस्तार है। विंध्य प्लेट्यू ऐसे है, इसी का थोड़ा सा विस्तार है ये, इसी को हम लोग कैमूर पहाड़ी या फिर सोनकर पहाड़ी कहते हैं। ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में जो पहाड़ी पाई जाती है, ऐसे तो देखा जाए पूरे में विंध्य प्लेट्यू है, लेकिन जो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में है इसी को सोनकर या फिर कैमूर की पहाड़ी कहते हैं। तो ये टोटल हमारा 3 फिजिकल डिवीज़न था पूरे उत्तर प्रदेश का। तो इसी में से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आप इसको समझ अगर लेंगे तो क्वेश्चन बिना जाने ही आपसे बनने लगेगा। समझना यह है कि ऊपर वाले एरिया में भाबर और तराई है, तो भाबर में एग्रीकल्चर नहीं होता क्योंकि वहाँ स्टोन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तराई में बहुत ज़्यादा रिच वाइल्ड लाइफ है, इसीलिए वहाँ नेशनल पार्क वगैरह बहुत ज़्यादा है। बीच वाले एरिया में जो गंगा यमुना का दुआब है वहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होता है। बुंदेलखंड बघेलखंड में एग्रीकल्चर तो अच्छा नहीं होता है, बट मिनरल्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं। अगर मैंने शायद तीसरा या चौथा जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने पूरे यूपी को समझाया था कि यूपी में क्या कहाँ पर क्या पाया जाता है, तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि जो बुंदेलखंड और बघेलखंड है नीचे वाला एरिया, यह मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जब हम लोग मिनरल्स का क्लास करेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो यूपी के मैक्सिमम मिनरल्स हैं वो ललितपुर, सोनभद्र, चंदौली, बांदा, चित्रकूट, इन्हीं जगह पर इसी नीचे वाले एरिया में ही पाए जाएंगे। तो आज हमने कवर किया है यूपी का फिजिकल डिवीज़न। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू। और एक चीज़ बस रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बस एक लाइक आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।